हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडुवेदा अकेडमी। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चैप्टर 1 ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, तो आज हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में लिंक डाल दूँगी, काइंडली चेक दैट वीडियो आउट एंड उसके बाद आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी। जब आप पेपर लिखते हैं उसमें अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखें तो आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। जैसे हमेशा अपनी वर्ड लिमिट को ध्यान रखें, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें हमें कितने वर्ड्स लिखने चाहिए, या कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कंटेंट लिखना चाहिए। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो आंसर है वो एकदम क्रिस्प और एक्यूरेट हो। इसका मतलब कि जो आपका क्वेश्चन है जो वो पूछ रहा है, जैसे अगर वो पूछ रहा है व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेज, तो आप डायरेक्ट आप आंसर दीजिए द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर या दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। ओके, तो ये एक डायरेक्ट आंसर हो गया। ये नहीं है कि आपने उसके बारे में और भी डिटेल्स दे दी, क्योंकि वो 1 मार्कर है, वो आपसे एकदम डायरेक्ट आंसर मांग रहा है। वर्ड टू वर्ड एकदम आंसर देना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आपको आंसर को 3 या 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना है। मतलब उस आंसर में 3 या 4 वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए जो आंसर मांग रहा है। जैसे व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग। तो आप पहले डिस्क्राइब करोगे कि रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। ये आपने आंसर का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब आंसर के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड इन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो आप उसमें लिखोगे द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड इन रिसोर्स प्लानिंग आर, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट। अब आंसर को जब आप पॉइंट्स में डिवाइड करते हो तो उससे फ़ायदा ये होता है कि टीचर के सामने आंसर होता है वो डायरेक्टली प्रेजेंटेड होता है। अच्छे से आप आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो तो उससे आपका इम्प्रेशन अच्छा जाता है, जिससे आपको मार्क्स इंक्रीज़ करने में, अपने मार्क्स थोड़े से इंक्रीज़ करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट करना। इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब एक एग्जामिनर आपका आंसर शीट चेक कर रहा होता है, अगर उसके सामने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन एवरी क्वेश्चन दैट अ टीचर इज सर्चिंग फॉर, राइट। तो अगर उस टीचर के सामने वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाएंगे तो आपका एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और इससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे? रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिकॉज ह्यूमन इटसेल्फ इज अ रिसोर्स. Human beings transform the material available in our environment into useful resources. It is human skill which convert all the material into useful form. मतलब रिसोर्सेज हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो किसकी वजह से बन पाते हैं, वो किसकी वजह से, जो मटेरियल हमारे आसपास अवेलेबल है वो रिसोर्सेज में किसकी मदद से कन्वर्ट होता है? ह्यूमन बीइंग्स की मदद से, राइट। इंसान ही तो होता है जो कि जैसे वुड है आपके पास, उसका आपको फर्नीचर बना के देगा। सॉइल है, उससे क्रॉप्स उगाएगा। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे आयरन है, उसकी चीज़ें बनाना। तो इट इज़ द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, है ना, जो कि आपके आसपास की चीज़ों को एक यूज़फुल फॉर्म, एक यूज़फुल रिसोर्स में कन्वर्ट करती हैं, राइट। तो आप ये आंसर को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सॉइल? एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो पहले हम डिस्क्राइब करेंगे इस आंसर में कि सॉइल होती क्या है। व्हाट इज सॉइल? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. Soil formation is a slow process. It takes thousands of years to form a thin layer of soil. Soil is formed through interaction of major factors. अब उसके बाद क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो आप लाइन डालोगे द फैक्टर्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर रिलीफ, पेरेंट रॉक या बेड रॉक, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors of soil formation. relief features, उस एरिया के relief features होते हैं, मतलब जो वहाँ के लैंडस्केप फीचर्स हैं, जैसे वहाँ की वैलीज, वहाँ के माउंटेन्स, वहाँ की सॉइल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पेरेंट रॉक मतलब जो सॉइल है उसका ओरिजिन जिस रॉक से हुआ है, ठीक है,
वो होता है आपका पेरेंट रॉक। वहाँ का क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। दूसरा पॉइंट, वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कॉन्ट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब जो टेम्परेचर में चेंज आता है ना, जो रनिंग वाटर होता है जिसकी वजह से थोड़े थोड़े स्टोन्स छोटे छोटे करके टूटते रहते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होना, विंड चलना, इन सब की वजह से क्या होता है, सॉइल फॉर्म होती है, ठीक है, धीरे धीरे। और उसके बाद केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं जो सॉइल में, उसकी वजह से भी सॉइल हमारी फॉर्म होती है, ठीक है। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में ये फैक्टर्स भी हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। What is resource planning? Explain the 3 phases of resource planning. अब मैंने आपको अभी बताया था कि कभी भी आप आंसर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो आंसर हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग, तो हम पहले रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन देंगे। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ केयरफुल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। आगे पूछा है, अगले पार्ट में पूछा है स्टेट द 3 phases ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अब हमें 3 phases एक्सप्लेन करने हैं, तो ये नहीं कि डायरेक्ट आपने लिख दिया आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री, नहीं। पहले आप ये लाइन डालोगे इसमें कि 3 phases ऑफ रिसोर्स प्लानिंग आर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, matching the resource developmental plans with overall developmental plans, identification and inventory of resources। इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को पहले आइडेंटिफाई करना कि किस किस एरिया में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और अवेलेबल हैं तो वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, है ना। अगला है इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि देखना कि हमें क्या क्या करके इन रिसोर्सेज को जब हम निकालेंगे तो हमें किस किस टेक्नोलॉजिकल स्किल की, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि कौन सी मशीनरी की, किस तरीके के लोगों की, क्या कैसा स्किल है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इन रिसोर्सेज को निकालने के लिए। और फिर जो हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना, ठीक है। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं रिसोर्स प्लानिंग के। ऑलराइट, moving on to our next question, define the term soil erosion and what are the different types of soil erosion। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि टर्म डिफाइन करो, पहले आप सॉइल इरोजन होती क्या है। तो हमने आंसर में लिखा है द डेन्यूडेशन ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज सॉइल इरोजन। मतलब कि जब हमारी जो टॉप फर्टाइल सॉइल होती है वो हवा, पानी या किसी भी चीज़ की वजह से बह जाती है, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या क्या होते हैं, एक हमने पढ़ा था गलीज, ठीक है, एक हमने पढ़ा है शीट इरोजन, और एक हमने पढ़ा है विंड इरोजन। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में देखना है तो आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बार में वीडियो का लिंक मेंशन है। तो गलीज क्या होती हैं, जब रनिंग वाटर होता है, मतलब जो पानी होता है जब वो क्ले सॉइल में से गुजरता है तो वो डीप होल्स बना देता है, ठीक है, डीप चैनल्स बना देता है। आप थर्ड पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके से, तो वो क्या होता है, उसको हम गलीज बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है कि पानी या किसी भी हवा या किसी भी वजह से जो टॉप शीट होती है, मतलब पानी की वजह से जो टॉप शीट होती है वो बह जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शीट इरोजन। दूसरे पिक्चर है उसमें आप शीट इरोजन देख सकते हैं कि किस तरीके से वो दिखता है। और लास्ट आता है हमारा विंड इरोजन, जो टॉप फर्टाइल सॉइल होती है जब वो हवा की वजह से बह जाती है, इसको हम बोलते हैं विंड इरोजन। जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें विंड इरोजन दिखा रखा है, किस तरह से होता है विंड इरोजन, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जामिन द 3 मेजर प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन क्रिएटेड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 3 मेजर प्रॉब्लम्स बताओ जो कि क्रिएट हुई हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रिसोर्सेज को इतनी ख़राब तरीके से यूज़ कर रहे हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो हम 3 प्रॉब्लम्स इसमें डिस्क्राइब करेंगे। द रिसोर्सेज हैव बीन डिप्लीटेड इन द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स। Resources have got concentrated in a few hands, which has resulted in the division of society into 2 segments, the haves and the have-nots, that is the rich and the poor. Exploitation of resources have resulted in global ecological crisis such as global warming and environmental pollution। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका लालच इतना बढ़ता जा रहा है कि वो रिसोर्सेज को
यूज़ करते हैं बहुत ही ख़राब तरीके से। जैसे एक सॉइल पे क्रॉप्स उगाते जा रहे हैं, उगाते जा रहे हैं, उगाते जा रहे हैं। इस क्रॉप्स को ना जो सॉइल है उसको अपने आप अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको रिस्टोर करने का टाइम नहीं देते, उस पर क्रॉप्स उगाते जाते हैं, जिससे सॉइल एक टाइम बाद इनफर्टाइल हो जाती है, बिल्कुल सॉइल एक टाइम बाद बिल्कुल ख़राब हो जाती है ना। पेड़ हैं उन्हें काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। तो किस लिए? क्योंकि हमारी जो ग्रीड है, हमारा लालच है, वो इतना बढ़ गया है कि हम लोग बाकी किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं करते हैं। और जो रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज क्या है ना, दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में बढ़ गए हैं। कैसे? कि जो ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जो सारे रिसोर्सेज हैं ऑलमोस्ट, वो जो हैव्स हैं, जो रिच हैं, उनके हाथ में है। और जो बचे कुछ थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं वो द हैव नॉट्स, द पुअर के हाथ में है। ठीक है, तो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही हाथों में सिमट के रह गए हैं, दैट इज़ द हैव्स, जिसकी वजह से सोसाइटी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, एक रिच और एक पुअर। ठीक है, और इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि आप फैक्ट्री में से अनट्रीटेड वेस्ट निकाल रहे हो, उसको नदी में डायरेक्ट बहा दे रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, कूड़ा किधर भी फेंक रहे हो, डंपिंग ग्राउंड्स प्रॉपर नहीं बना रहे हो, तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? बढ़े आगे? ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। पहला है टेरेस कल्टीवेशन और कॉन्टोर फ्लोइंग। ठीक है, मैंने वीडियो में, अपनी पुरानी वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब आंसर में हम लिखेंगे कॉन्टोर फ्लोइंग क्या होता है। फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस विच हेल्प इन डीएक्सेलरेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स इज कॉल्ड कॉन्टोर फ्लोइंग। कॉन्टोर फ्लोइंग आप देख सकते हैं पहले पिक्चर में कि जो स्लोप है उसके साइड में लाइंस बनाई गई हैं ताकि जो पानी है वो डीएक्सेलरेट, मतलब उसकी स्पीड रुक पाए। ठीक है, अगला है हमारा टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन व्हेन स्टेप्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल मेकिंग टेरेसेस इज कॉल्ड टेरेस कल्टीवेशन। जो हिल के स्लोप्स होते हैं ना, उस पर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि वो एक सीढ़ी की तरह कल्टीवेशन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट पिक्चर है टेरेस कल्टीवेशन की, कि किस तरीके से टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Explain any 4 human activities which are mainly responsible for land degradation in India. लैंड डिग्रेडेशन बताया था मैंने आपको, लैंड डिग्रेडेशन होता है लैंड का खराब होना। ठीक है, तो ऐसी कौन सी 4 ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो लैंड डिग्रेड हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो हम आंसर में लिखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ को काटना, ओवर ग्रेजिंग मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ओवर ग्रेजिंग मतलब कि ज़्यादा एनिमल्स जो होते हैं उनको ग्रेज ज़्यादा करवा देना, वो ज़्यादा घास अगर खा लें। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग होना, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे मशीनरी लगती है, वहाँ पे पोल्यूशन होता है, माइनिंग होती है वहाँ पे कोल जलता है जिस वजह से एयर पोल्यूशन होता है, इनकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर माइनिंग वर्क इज़ कम्प्लीटेड लीविंग डीप स्कार्स। जब माइनिंग हो जाती है उस साइड को आप छोड़ देते हैं, सारा सामान आपने वहाँ से निकाल लिया, उस साइड को आपने छोड़ दिया। उस साइड जो माइनिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या होता है ना, कोल जलाया जाता है, मशीनरी सेटअप की जाती है, और इतने सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो एरिया होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ओवर बर्डन उसके ऊपर हो जाता है, तो वो एरिया बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंड वहाँ का डिग्रेड हो जाता है। अब जैसे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और मध्य प्रदेश है, वहाँ पे क्या हुआ है, माइनिंग की वजह से पेड़ काटे गए तो वो एरिया बिल्कुल डिग्रेड हो गया। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन किया जाता है, मतलब एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पे बहुत बार आप क्रॉप्स उगा रहे हो और उस जो सॉइल है उसको आप रिकवर होने का टाइम ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। और वही जो अनट्रीटेड वेस्ट होता है उसको आप पानी में बहा देते हो, और अनट्रीटेड वेस्ट बेसिकली जो होता है उसका पानी में बहा देते हो, जिससे क्या होता है, हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा हार्म होती है उस चीज़ से। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें जो किस किस स्टेट में कौन कौन सा रीज़न है जिस वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, आपको इस आंसर में वो ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर को हमेशा इस तरीके से लिखना है। आपने देखा मेरे सारे आंसर पॉइंट्स में थे, पॉइंट्स में क्यों, ताकि वो क्लियर रहें, वो एकदम अच्छे से आंसर का कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो, एकदम क्लियर हो,
ताकि जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है आपका आंसर उसको भी क्लैरिटी रहे कि हाँ इसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं और एकदम अच्छे तरीके से मेंशनड है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब ये 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, ऑल्सो मेंशन द रीजन्स दे आर फाउंड इन, describe the types of resources classified on the basis of exhaustibility, explain the classification or resources on the basis of status of development। अब क्या है, explain the classification of resources on the basis of origin। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो जो 8th, 9th, 10th क्वेश्चन हैं इसके आंसर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में जब एक्सप्लेन किया था उसमें बिल्कुल डिटेल में दिए गए हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चेकआउट करने हैं तो आप वो वीडियो चेकआउट कीजिए, आपको उसमें ये आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थे मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 ज्योग्राफी। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के अलावा किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है जो आपको लगता है तो आप एक काम कीजिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए एंड आई विल आंसर दैट। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।